Hello class. So in the previous lecture we have discussed about what are the evergreen forest and the rainforest, and now today we will discuss about what are the thorn forest. ठीक है, तो आगे अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है बेटा, तो आप लोग देखोगे कि फॉरेस्ट के डिफरेंट काइंड्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम अभी तक देखा कि आप उन एरियाज़ के अंदर हो जहाँ पर ठीक ठाक बारिश हो रही है या रेनफॉल की रिसीविंग ठीक ठाक है। अब हम उन एरियाज़ की भी तो बात करेंगे ना बेटा, जहाँ पर आपको रेनफॉल लो देन मिनिमम देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ पर आपका एवरेज जो रेनफॉल है वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, सो द वन ऑफ द फॉरेस्ट आर नोन एज द थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जैसे नाम से ही पता चल जाएगा कि जो फॉरेस्ट होगा इसके अंदर अब जो लीव्स होंगी, अभी तक आपने पढ़ा था कि किसी की ब्रॉड लीव थी, किसी की स्मॉल लीव्स थी, डिपेंडिंग ऑन द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, कि जितना भी वाटर का यूसेज था उस अकॉर्डिंग आपकी लीव्स देखने को मिल रही थी। अब अगर हम बात करें बेटा, तो ये जो फॉरेस्ट थे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी आपकी लीव्स है ना, वो किस तरीके से दिखाई देने वाली हैं, थोड़ी सी हार्ड दिखाई देने वाली हैं। सो जिससे भी क्या हो कि जो भी आपका वाटर का ट्रांसपिरेशन था वो स्लो हो जाए या बिल्कुल बंद हो जाए। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे बेटा। फर्स्ट जो हमने फॉर्मेट बनाया था उस अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द रेनफॉल रिक्वायरमेंट्स। अगर हम बात करें थॉर्न फॉरेस्ट की, तो आपको यहाँ पर बेटा रेनफॉल देखने को मिलता है लेस देन 100 सेंटीमीटर्स, यानी कि जहाँ पर आपको रेनफॉल की रिसीविंग 100 सेंटीमीटर से कम दिखाई दे रही है, उन एरियाज़ में आपको कौन से फॉरेस्ट दिखाई देंगे बेटा? द थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्रीज, सो बेसिकली देयर आर नो सच न्यूट्रिएंट्स, नॉट सच amount of adequate water supply, or we can say the rainfall, so the trees will not go up very high. ठीक है, ज़्यादा हाई नहीं जाएंगे, इनकी जो हाइट है वो स्टंटेड दिखाई देखने को मिलेगी, छोटे छोटे पेड़ वगैरह दिखाई देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, एंड these trees will have some of the fleshy and sharp leaves. ठीक है, और अगर इसकी बात करें आपको, तो यहाँ पर अब जो ट्रीज हैं उनकी नंबरिंग थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, उसकी जगह पर आपको देखने को मिलेंगे बेटा थॉर्नी बुशेस। ठीक है, तो ये आपको किस वजह से देखने को मिल रहा है? एक तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो एक की जो लीव्स हैं वो कन्वर्ट होने लग जाएंगी बेटा किसके अंदर? थॉर्न के अंदर, यानी कि कांटों के अंदर कन्वर्ट होने वो लग जाएंगी। ठीक है, फिर लीव्स को डिस्कस करें बेटा, तो शार्प फ्लैशी लीव्स, यानी कि वो कैसी दिखाई देंगी बेटा? मोटी मोटी लीव्स दिखाई देंगी जिसके अंदर वाटर क्या हो, ट्रांसपिरेट ना हो सके, बाहर ना जा सके। ठीक है, फिर आता है बेटा ड्राई सीजन और द समर सीजन। सो यू विल सी दैट दिस पार्ट ऑफ इंडिया वेयर दीज फॉरेस्ट आर वेरी प्रेवलेंट, बहुत ज़्यादा कॉमन दिखाई देते हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा बेटा कि यहाँ पर जो ड्राई सीजन है वो थ्रू आउट द ईयर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो रेनफॉल है बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा रेनफॉल नहीं देखने को मिलती है, इस वजह से हम क्या कहेंगे? दैट द ड्राई सीजन रिमेन्स ऑल द टाइम। फिर आता है बेटा इन फॉरेस्ट को इस टाइप की जो ट्रीज होंगे यहाँ पर, वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? सो मोस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान, ठीक है, हरियाणा और गुजरात का वो वाला पार्ट बेटा जहाँ पर आपको रेनफॉल की रिसीविंग बिल्कुल कम देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें बेटा, सो यू विल सी दैट देयर आर सम ऑफ द ट्रीज विच आर वेरी कॉमन इन दीज एरियाज, और ये भी वहाँ पर होंगे बेटा, वहाँ पर ही ग्रो करेंगे जहाँ पर आपकी जो रेनफॉल है वो क्लोज टू किसके रहेगी? 100 सेंटीमीटर्स के साथ रहेगी। ठीक है, यानी कि कंपेयर करें और इन एरियाज़ के जहाँ पर आपको थॉर्नी बुशेस देखने को मिल रही हैं, प्लांट्स देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर रेनफॉल और भी कम होगी। ये सिर्फ वहाँ पर देखने को मिलेंगे जहाँ पर रेनफॉल ठीक ठाक है। ठीक है, चलिए फिर आता है बेटा आपका टाइडल और मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो चलो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम देखेंगे बेटा कि इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, डेल्टाज ऑफ द रिवर्स। ठीक है, अब इस डेल्टा को समझने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? थोड़ा सा चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक रिवर किस तरीके से ओरिजिनेट होती है और अपनी पूरी जो जर्नी है उस ओशन के अंदर, उस सी से मिलने से पहले कैसी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक पर वापस आएंगे। ठीक है, तो रिवर के बारे में बात करें बेटा, तो आपके पास 3 मेन कोर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट नोन इज द अपर कोर्स। ठीक है, अपर कोर्स।
सेकंड इज मिडिल कोर्स, ठीक है, और थर्ड आता है आपका लोअर कोर्स। अब देखो यहाँ पर आपकी हम मानते हैं कि ज़्यादातर जो रिवर्स हैं बेटा वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, हिल्स से होती हैं या फिर माउंटेन से होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से माना बेटा कि एक एरिया है जहाँ पर आपका ग्लेशियर है और वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो ये जो इनिशियल एज होगी ना बेटा, इनिशियल फेज होगा आपके रिवर का, यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो रिवर होगी बेटा कंपेरेटिवली बहुत छोटे पार्ट के अंदर फ्लो करेगी और एक स्ट्रीम की तरह बहेगी, एक छोटे से पैटर्न के अंदर बहेगी। ज़्यादा इसकी विड्थ जो है, जो इसका चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी वो बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये हो गया इसका फर्स्ट कोर्स, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि जब ये क्या करेगी बेटा, एक स्ट्रीम के रूप में बह रही है नैरो स्ट्रीम के बीच में, तो ये क्या करती है बेटा, जब ये लॉन्ग टर्म के अंदर बहेगी ना बेटा, हज़ारों सालों का टाइम बीत जाएगा, तब आप देखोगे कि इससे क्या होगा, इरोजन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेटा कि यहाँ पर इरोजन ज़्यादा, ठीक है, इरोजन ज़्यादा है और क्या यहाँ पर से सेडिमेंट्स को ये डिपॉजिट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिपॉजिशन और वी कैन से द सेडिमेंट्स। तो क्या सेडिमेंट्स यहाँ पर ज़्यादा होंगे, तो अब आप देखोगे बेटा कि जो भी आपका सेडिमेंट्स है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इरोजन ज़्यादा है, सेडिमेंट्स कैसे हैं बेटा, कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेडिमेंट्स कैसे हैं, यहाँ पर लो देखने को मिलेंगे। अब रिवर क्या होती है बेटा, जब इन हिल्स से या फिर माउंटेन से उतर कर जब कहाँ पर आती है, थोड़ा सा लोअर कोर्स के अंदर आती है, यानी कि अपने मिडिल कोर्स में जब वो आएगी बेटा, तब यहाँ पर क्या होता है, सम अदर स्ट्रीम्स ऑफ द रिवर्स जॉइंस द रिवर। अब देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रीम हमारी ऊपर से फ्लो होकर आ रही है बेटा, ठीक है। अब इस रिवर के अंदर क्या होगा बेटा, अलग अलग एरियाज़ में अलग रिवर्स आकर इसको ज्वाइन करेंगी, ठीक है। अब आप देखोगे कि आगे जाकर इसका जो फ्लोइंग एरिया है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर इंक्रीज हो गया तो आपके पास वाटर ज़्यादा हो गया, मतलब इरोजन हो गया, और जो सेडिमेंट्स अभी तक आप देख रहे थे बेटा कि इसके अंदर लो हुआ करते थे, नाउ द सेडिमेंट वैल्यू विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगी बेटा, एक तो वाटर का जो आपका सोर्स है वो बढ़ चुका है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो ये जो रिवर्स आ रही होंगी ना बेटा, जिनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा ट्रिब्यूटरीज, जो बाहर से रिवर आ रही हैं और इसमें ज्वाइन हो रही है वो। अब ये क्या करेंगी, ये भी तो सेडिमेंट्स लेकर आएंगी ना बेटा अपने साथ। तो यहाँ से जो सेडिमेंट्स आए इन रिवर्स के अंदर, ऐसे ही इस रिवर के अंदर, और कुछ सेडिमेंट्स बेटा इसके पास होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो सेडिमेंट्स थे बेटा वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मिडिल कोर्स, यहाँ पर इरोजन भी था और क्या था बेटा, आपका जो सेडिमेंट्स थे उनका जो नंबर था, जो उनकी क्वांटिटी थी वो भी इंक्रीज हो चुकी है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होगे आप लोग। फिर आता है बेटा हमारा लोअर कोर्स, ठीक है। अब लोअर कोर्स में क्या होगा, अब धीरे धीरे आप देखोगे कि जो डिपॉजिशन है ना सेडिमेंट्स का वो स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। डिपॉजिशन स्टार्ट हो चुका होगा। अब वो कैसे हो रहा है उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बेटा कि लोअर कोर्स के अंदर क्या हो रहा है। अभी तक आपने देख लिया कि रिवर्स के अंदर आकर कई सारी अदर रिवर्स ज्वाइन हो रही थी इस वाले पार्ट के अंदर, किस में, किस कोर्स के अंदर, लोअर कोर्स के अंदर, ठीक है। लोअर कोर्स के अंदर आकर ज्वाइन हो रही थी, तो अब यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिशन ज़्यादा हो चुका होगा। ये था आपका मिडिल कोर्स। अब अगर हम डिस्कस करें तो आप देखोगे बेटा कि जब रिवर के अंदर डिपॉजिशन ज़्यादा होगा तो अब क्या होगा, रिवर के अंदर वाटर की भी कमी होती जाएगी जब वो काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुकी होगी, ठीक है। तो अगर अब हम डिस्कस करें बेटा यहाँ पर, तो अब आप देखोगे कि जो आपकी रिवर है ना वो धीरे धीरे अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रीम्स के अंदर दोबारा टूटना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो किस वजह से बेटा कि आपके जो सेडिमेंट्स है ना वो अब कहीं ना कहीं आपकी इस रिवर को ब्लॉक करना स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप देखोगे कि छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी ऐसे ऐसे करके यहाँ से, और इन रिवर्स की जो स्ट्रीम्स हैं इनको बोला जाएगा बेटा डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो जो अपर की साइड मर्ज हो रही हैं उनको बोला गया ट्रिब्यूटरीज, और जो अलग होंगी यहाँ से डिवाइड होंगी उनको बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो अब आप देखोगे बेटा कि यहाँ पर क्या होगा, सेडिमेंट्स की वजह से एक काफ़ी अच्छा फर्टाइल लैंड यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा इससे टाइडल मैंग्रोव फोर्स से कैसे रिलेट करता है बेटा, सो यू विल सी दैट ऑल द मैंग्रोव और द
टाइडल फॉरेस्ट विल ग्रो हियर, यानी कि ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बेटा, इन एरिया के अंदर, ठीक है। चलो, तो अब आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। इसके आगे अब हम डिस्कस करते हैं बेटा इस पूरे फॉरेस्ट को, ठीक है। तो अब आप देखोगे बेटा, डज इट नीड एनी काइंड ऑफ रेनफॉल। देखो, रेनफॉल की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नियर बाई वाटर बॉडीज देखने को मिलता है और फुल ऑफ वाटर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। प्लेसेस कहाँ पर, डेल्टाज ऑफ रिवर्स, जैसे गोदावरी, ठीक है, जैसे कि आप देखोगे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है सुंदरवन, वहाँ पर, तो ये आपको वहाँ पर कॉमनली दिखाई दे जाएगा। फिर आता है बेटा यहाँ पर कि कौन से ट्रीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सो द ट्रीज नेम आर मैंग्रोव एंड सुंदरी एंड द अदर नेम इज कैस्टोरिना, ठीक है। क्या नाम है उस ट्री का बेटा, उसका नाम है कैस्टोरिना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और अगर आगे डिस्कस करें तो अब यहाँ पर आपको जो वुड्स देखने को मिलेंगी बेटा इसके अंदर, दे विल बी वेरी हार्ड वुड, ठीक है। कैसी वुड देखने को मिलेगी बेटा आपकी ट्रीज से, ये मिलेगी आपको हार्ड वुड, एंड इट विल बी वेरी यूजफुल इन मेकिंग द बोट्स, यानी कि आप देखोगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किससे किया जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा बोट से, और यहाँ पर जो वुड मिल रही है उसी से ही क्या की जाएगी, आपकी बोट बनाई जाएंगी, ठीक है। तो इस ट्री के अंदर एक और ट्री कौन सा है बेटा, अदर ट्री क्या का नाम क्या है आपका, उस ट्री का नाम है आपका कैस्टोरिना, ठीक है। ये भी काफ़ी यूजफुल ट्री है वहाँ का, ठीक है। चलो, सो आई होप आप लोगों को ये दोनों टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द माउंटेन फॉरेस्ट और द हिमालयन वेजिटेशन, ठीक है। तो अगर हम डिस्कस करें बेटा, तो आप देखते हो कि हमारे पास जो हिमालयन रेंज है, इट ऑल्सो है सम ऑफ द वैराइटीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लार्ज हाइट वाले आपको माउंटेन्स या पीक्स दिखाई देंगे, ठीक है। धीरे धीरे उनकी हाइट इंक्रीज़ होती है, उसी अकॉर्डिंग आप देखोगे कि उसी बेसिस पर हमने क्या किया है बेटा, अपने इन फॉरेस्ट को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो नाउ वी विल चेंज सम ऑफ आवर पैटर्न, और उसके अकॉर्डिंग आप डिस्कस करोगे कि अब हम जो फॉरेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं बेटा, इट विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द माउंटेन्स, यानी कि उसकी जो नॉर्मल फ्लैट लैंड है उससे हाइट कितनी ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेटा, तो हमने यहाँ पर 4 पार्ट्स के अंदर इसे डिसाइड और डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट आता है बेटा आपका लोअर पार्ट ऑफ द हिमालयाज, यानी कि अगर हम बात करें देहरादून से नीचे वाले जो पार्ट हैं, यानी कि आप देखोगे कि पंजाब से ऊपर वाला एरिया, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट या फिर डेसिडियस ट्रीज़, यानी कि वही ट्रीज़ जो आपको किसके अंदर देखने को मिल रहे थे बेटा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिल रहे थे, ठीक है। यानी कि यहाँ तक आपकी जो भी रेनफॉल वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स है और जो लैंड की रिक्वायरमेंट है, सॉइल की रिक्वायरमेंट है, वो आपकी किसकी जैसी रहेगी बेटा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के जैसी रहेगी। फिर इसके ऊपर हम जैसे ही जाएंगे बेटा, तो अबव 1600 मीटर्स टिल द 3300 मीटर्स, आप देखोगे यहाँ पर अब जो ट्रीज़ हैं बेटा, इनकी शेप चेंज होने लग जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर इन ट्रीज़ के लिए एक नाम यूज़ किया गया जिसको बोला जाएगा बेटा कॉनीफेरस ट्रीज़, और कॉनीफेरस ट्रीज़ जो है बेटा आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे आपने कौन शेप्ड ट्रीज़ देखे होंगे, जैसे आपका अभी क्रिसमस आने वाला है, तो आप देखोगे जो क्रिसमस से रिलेट करता हुआ ट्रीज़ है ना बेटा, वो इस टाइप के जो ट्रीज़ होंगे उनको क्या बोला जाएगा बेटा, कॉनीफेरस ट्रीज़, एंड दिस शेप विल हेल्प ट्रीज़ टू ग्रो एंड स्टे लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हमने इसका फॉर्मेशन या शेप देखा है ट्रीज़ का, ये क्या करेगा, इनको हेल्प करेगा। अब हेल्प कैसे करेगा, इट विल नॉट लीव द ट्री इन वेरी हाई स्नोफॉल एरियाज, ठीक है। यानी कि अब जो भी आपकी रेनफॉल हो रही है, और सॉरी रेनफॉल के साथ साथ स्नोफॉल, तो जो स्नोफॉल होगी बेटा, वो अब जो आपकी लीव्स होंगी ना, वो कैसी दिखाई देंगी बेटा, निडल शेप की, ठीक है, और वो आपस में डिवाइडेड होंगी। सो जितनी भी आपकी स्नोफॉल हो रही है बेटा, वो उसके ऊपर रुक नहीं पाएगी, ठीक है। और अगर वो रुकती है बेटा, तो आपकी ट्री को, आपकी जो लीव्स हैं उनको ख़राब कर देगी कम्प्लीटली। तो इसी वजह से इसका शेप कैसा दिखाई दिया बेटा, हमने देखा कि इसका शेप एक कोन की तरह दिखाई दिया, ठीक है। ऐसे आपको ट्रीज दिखाई देंगे, और यहाँ पर जो इनकी लीव्स होंगी बेटा, वो कैसी दिखाई देंगी, ऐसे निडल शेप की, ठीक है, ऐसी कुछ आपको दिखाई देंगी। तो इससे क्या होगा कि जो एक्सेस आपकी स्नोफॉल है वो नीचे गिर जाएगी, और आपकी जो लीव्स हैं वो ख़राब नहीं होंगी। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, तो आप यू विल सी सम ऑफ द
न्यू काइंड ऑफ ट्रीज, जैसे आपको देखने को मिलेगा बेटा ब्लू पाइन्स, सिल्वर फर्स और देवदार। ठीक है, अब ये भी कैसे होंगे बेटा, जैसे हमने डिस्कस किया था ना वुड के अकॉर्डिंग, सो दीज ऑल आर विल बी नोन एज द हार्डवुड। ठीक है, फिर इसके ऊपर आता है बेटा, जब हम इस हाइट को इंक्रीज करते हैं, मतलब हम हिमालय के और ऊपर हाइट पर जाते हैं, सो यू विल एक्सपीरियंस देयर विल बी नो सच लॉन्ग हाइटेड ट्रीज। ठीक है, अब उनकी जो हाइट है बेटा ज़्यादा ऊंची नहीं देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अब श्रब्स वगैरह ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देखोगे कि जो आपका ट्री वगैरह है, इनको ग्रो होने के लिए चाहिए बेटा एक कॉमन लैंड। ठीक है, जिसके ऊपर सॉइल है उसके ऊपर आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तब जाकर आपका ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बेटा श्रब्स और ग्रासेस। ठीक है, चलो फिर इसके ऊपर आप देखोगे बेटा कि जो अब थिक शीट ऑफ आइस और स्नो की हम बात करें तो वो इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे। सो यू विल सी आफ्टर द हाइट ऑफ 6000 मीटर्स देयर विल बी नो सच वेजिटेशन, किसी भी तरीके की आपकी वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो आपने देख लिया बेटा कि यहाँ पर 4 टाइप के आपको क्या देखने को मिले, माउंटेन फॉरेस्ट, जिसको सब कैटेगरी बोला जा सकता है। ठीक है, अब आता है बेटा, इतना पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अब फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिल रहा है, वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एवरी सिंगल नीड ऑफ ह्यूमन टू द फॉरेस्ट। अब हर चीज़ के लिए जो ह्यूमन से बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी, वो करता है फॉरेस्ट के ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर हमारे पास ये फॉरेस्ट ही नहीं बचेगा बेटा, तो क्या हम ये इजीली इन चीज़ों को कलेक्ट कर पाएंगे? सो द आंसर विल बी नो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बेटा, इन इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करना है। प्लांट्स एंड ट्रीज कीप्स द एयर फ्रेश। ठीक है, आपका जो भी पॉल्यूशन वगैरह है वो क्यों इंक्रीज होता जा रहा है कि अब उनको एब्जॉर्ब करने वाले जो ट्रीज़ और प्लांट्स हैं बेटा वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन भी कम होती जाएगी। रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड्स अप द सॉइल, यानी कि जो आप देख रहे हो ना, अभी आप लोगों ने कई बार न्यूज़ के अंदर सुना होगा कि लैंडस्लाइड हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर उस एरिया के अंदर थोड़ा सा जो हाइट के ऊपर है वहाँ पर अगर ट्रीज़ नहीं रहेगा बेटा, तो जो उसकी सॉइल है, जो मिट्टी है बेटा, उसको कौन होल्ड करके रखेगा? क्या कोई ऐसी आपके पास अदर ग्लू है क्या? ग्लू तो नहीं होती, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, उसको होल्ड करके रखने का, उसको बाइंड अप करके रखने का काम किसका है? द रूट्स ऑफ द ट्रीज। फिर आता है बेटा आपका नेचुरल होम फॉर द वाइल्ड लाइफ, यानी कि जितने भी आप एनिमल्स को देखोगे ना, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं बेटा नेचुरली? वो रहते हैं इन द फॉरेस्ट। जब वो फॉरेस्ट में रहेंगे तो वो उनका नेचुरल घर होगा। ठीक है, तो अगर आप इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को पढ़ रहे हो तो आपके साथ साथ कंजर्विंग ऑफ फॉरेस्ट भी आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, कि भाई हमको अपने फॉरेस्ट को कटने से बचाना है, बिल्कुल सही बात है। एंड वी ऑल्सो हैव टू ग्रो एंड प्लांट न्यू ट्रीज, हमें न्यू ट्रीज को भी प्लांट करते रहना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बेटा आपका वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर था उस चैप्टर का नाम ही यही है बेटा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब अगर यहाँ बात करें वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ किसको हमने कंसीडर किया था बेटा? द नेचुरल एंड वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा तो इंडिया ऑल्सो हैव अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर मोर देन 80,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोर देन 12,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? दैट इंडिया ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट एंड रिच हेरिटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, यहाँ पर आपको कई सारे टूरिज्म जो देखने को मिलेगा वो भी आपको इनसे रिलेट करते हुए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर बर्ड्स, जब बर्ड्स इंडिया के अंदर आ रही हैं उनके लिए बर्ड सेंचुरीज बनाई जाएंगी। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे, टाइगर रिजर्व्स बनाए जाएंगे। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को बनाने के पीछे का रीज़न जो आपको देखने को मिलेगा वो सिंगल ये रहेगा दैट वी हैव टू कंजर्व एंड प्रिजर्व आवर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है इसे हम प्रोटेक्ट करें, और उसके अलावा हम प्रोटेक्ट करेंगे बेटा अपने इस नेचुरल फॉरेस्ट को, जो नेचुरल वेजिटेशन है इनको भी हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, सेव करके रखेंगे। ठीक है, अब आप देखोगे बेटा देयर आर नेशनल पार्क्स ऑल्सो बिल्ट फॉर द प्रिजर्वेशन एंड
टू लुक आफ्टर द वाइल्ड लाइफ एंड द नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जो हमारे पास जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उसकी लुक आफ्टर करना, उसकी देखभाल करने के लिए, और जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो नेचुरल ब्यूटी है हमारी कंट्री की, उसको बचा कर रखने के लिए हमने क्या करें बेटा, कई सारे नए आप देखोगे मूवमेंट्स रन किए गए, जैसे टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। ठीक है, तो ये क्यों किया जा रहा है बेटा, बिकॉज द गवर्नमेंट नाउ वेरी कंसर्न अबाउट द प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।